जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं मयंक राजेश और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के उस स्टेटमेंट का जिसमें उन्होंने कहा है कि नो रेफ्यूजीज फ्रॉम अफगानिस्तान इन रसिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इसका मतलब यह है, देखिए अभी अभी जो है व्लादिमीर पुतिन का जो ये स्टेटमेंट आया है, बहुत ही रिसेंट न्यूज है कि जो रसिया है और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहां पे वो किसी भी रिफ्यूजीज को जो कि अफगानिस्तान से आएंगे उनको आने नहीं दिया जाएगा। आप जानते हैं कि अभी अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल है, ठीक है। और ये देखिए इसके पीछे क्या मकसद है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले। चलिए देखिए, सबसे पहले समझते हैं, मैं बार बार सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी समझाते रहता हूं, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है, जो कि व्लादिमीर पुतिन है कौन, तो रसिया के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। इनका कहना है कि कोई भी रिफ्यूजी जो है, नो रिफ्यूजीज फ्रॉम अफगानिस्तान इन रसिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो देखिए यहां पर आप जानते हैं कि तालिबान का कंट्रोल हो चुका है अफगानिस्तान पे, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। यहां पे चाइना, देखिए ये मंगोलिया है, लिखा नहीं है मैंने, ये पूरा रसिया और यहां पर रसिया से लगे हुए नीचे सेंट्रल एशिया, ये ईरान, ठीक है। अब यहां पे हमें समझना है, देखिए सेंट्रल एशिया को पहले समझ लीजिए और ये स्टेटमेंट देने के पीछे क्या रीजन है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए किसी भी स्टूडेंट के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहा है, ठीक है, और वैसे भी जिनको इंटरेस्ट है करंट अफेयर्स में, तो उनको जियोपॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए ये जो सेंट्रल एशिया है ये कभी रसिया का पार्ट ही हुआ करता था। रसिया का पार्ट का मतलब ये पार्ट रसिया का नहीं, रसिया तो आज है, उस समय यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर, हाँ, सोवियत संघ कहते थे। 1991 में सेंट्रल एशिया का जो ये 5 कंट्री हैं यहां पर, जो कि रसिया से अलग हो गए, फ्री हो गए, ठीक है। और इन 5 देशों में कौन कौन से हैं भाई, सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया, 5 देशों में अगर देखें तो सबसे बड़ा जो एरिया वाइज है वो देखेंगे तो है यहां पर कजाकिस्तान, ठीक है ना, कजाकिस्तान। यहां पे देखिए अगर तो कजाकिस्तान बहुत बड़ा एरिया है। फिर आप आएंगे किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के बाद तजाकिस्तान, फिर इधर बीच में यहां पर देखेंगे उज्बेकिस्तान और फिर किनारे पे है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना। यानी कि देखिए सेंट्रल एशिया में अगर हम देखें तो आप इस तरह से कर सकते हैं, देखिए ये है, अगर देखें तो इस तरह से ऑलमोस्ट, हाँ, कजाकिस्तान सबसे बड़ा है यहाँ पर, हाँ, कजाकिस्तान। फिर वहां पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो फिर किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के बाद आपको तजाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बाद ये आप देखेंगे तो ऐसे यहां पर, सॉरी ये उज्बेकिस्तान, बीच में उज्बेकिस्तान और ये कहते हैं तुर्कमेनिस्तान, यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान बीच में है और ये तुर्कमेनिस्तान। तो ये पूरा जो है आप सेंट्रल एशिया का देश है। सबसे बड़ा कजाकिस्तान है, लेकिन ये एरिया वाइज है, पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा आप अंदाजा लगाएंगे कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा उज्बेकिस्तान में है पॉपुलेशन, ठीक है। ये एक जीके की भी बात है, आप इसको याद रखिएगा जो भी स्टूडेंट है, कि उज्बेकिस्तान का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, हालांकि एरिया में सबसे बड़ा कजाकिस्तान है, लेकिन ये पहाड़ी एरिया है। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। अब सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं ये सारे, इनके बॉर्डर किससे लगते हैं, अफगानिस्तान से। देखिए ये बॉर्डर जो है ये अफगानिस्तान से लग रहा है इनका, हाँ, ये अफगानिस्तान से इनकी सीमाएं लग रही हैं, ठीक है। अब जो है समझिए कि 1991 में सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर से ये 5 कंट्री मध्य एशिया के, सेंट्रल एशिया के रिलीज हो गए थे, सॉरी फ्री हो गए थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो ये सेंट्रल एशिया है। 1991 में यूएसएसआर से ये निकले थे और यूएसएसआर 15 देशों में
विभाजित हो गया था। तो अब ये रसिया है और ये सेंट्रल एशिया है, लेकिन आज भी समझ लीजिए कि इनके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रसिया की है। इनसे रिलेशन बहुत अच्छा है रसिया का आज भी, ठीक है। हाँ, और इनके बहुत सारे कल्चरल सिमिलरिटी भी है, क्योंकि ये बहुत दिनों तक यूएसएसआर के पार्ट रहे, ठीक है। तो बहुत सारी कल्चरल सिमिलरिटी है, बहुत सारी सिमिलरिटी आप देखेंगे कल्चर में, खान पान, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी कि जो बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो रसिया की जिम्मेदारी है अभी सिक्योरिटी की, और यहाँ पर रसिया के मिलिट्री बेस भी हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया में। अब समझिए क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया। देखिए इस स्टेटमेंट से एक तो मैसेज, एक तो खुद के लिए है कि भाई यहां कोई नहीं आएगा, ठीक है, और ये एक मैसेज भी है दूसरे देशों के लिए इनडायरेक्टली, जिसमें दूसरे देशों ने कहा कि भाई हम रिफ्यूजीज को लेंगे। जैसे यूके ने कहा है कि ओवर द टाइम वे 20,000 रिफ्यूजीज को लेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने 3,000 की बात कही है, कनाडा में ऑलरेडी 20,000 पहुंच चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी 20,000 की मतलब एक तरह से 20,000 की बात कनाडा ने की है, जर्मनी 10,000, इस तरह से इंडिया ने भी कहा है कि ये रिफ्यूजीज को लेंगे ओवर द टाइम, वो अलग बात है, ठीक है। पाकिस्तान और ईरान की जो स्थिति है, तो देखिए पाकिस्तान ने कहा है कि मेरे पास पिछले 20 सालों में ऑलरेडी 3 मिलियन जो हैं ये रिफ्यूजीज अफगानिस्तान से आ चुके हैं, ठीक है, पाकिस्तान का ये कहना है। और ईरान ने भी कहा है कि वो नहीं लेंगे। तो एक तरह से देखिए ये ईरान है, तो ईरान ने यहां से अपना, देख लीजिए ईरान ने क्या किया कि यहां से अपना बॉर्डर बंद कर दिया, ठीक है, ईरान ने ये बॉर्डर बंद कर दिया, क्लोज कर दिया अफगानिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने अपना जो है ये बॉर्डर क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ना पाकिस्तान आ सकते हैं रिफ्यूजीज, ना ईरान आ सकते हैं, बॉर्डर क्लोज है, सील हो चुका है, ठीक है। अब देखिएगा रसिया के साथ, ठीक है, रसिया ने ऐसा क्यों कहा है, हम रसिया ने ऐसा क्यों कहा है इसको समझने वाले हैं। देखिए है क्या कि सबसे बड़ी बात यह है कि रसिया के साथ यह समस्या है कि अगर ये अफगानिस्तान से रिफ्यूजीज को लेता है तो व्लादिमीर पुतिन का मानना है, देखिए मैंने लिखा रीजन मिलिटेंसी, मानना है कि इसके थ्रू कुछ जो है मिलिटेंट्स या टेररिस्ट भी रसिया में आ सकते हैं, और जो कि रसिया के लिए बहुत बुरा होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे आ सकते हैं, ठीक है, ये अभी हम समझेंगे कि कैसे आ सकते हैं, हाँ, ऐसा क्यों कहा है व्लादिमीर पुतिन ने, ठीक है। देखिए है क्या कि इतने जो कंट्रीज हैं और भारत भी है, वो कह रहे हैं कि भाई हम रिफ्यूजीज को ले लेंगे, ठीक है। तो अगर देखें तो अफगानिस्तान का पॉपुलेशन जो है टोटल वो 3.80 करोड़ का है, ठीक है। और पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि करीब करीब तालिबान के आने से 2 मिलियंस आर एक्सपेक्टेड टू लीव अफगानिस्तान, 2 मिलियन लोग कम से कम अफगानिस्तान छोड़ेंगे, ऐसा मानना है, ठीक है। इस स्थिति में यूएसए ने पहले कहा था कि भाई अब सजेस्ट किया था कि सेंट्रल एशिया जो है ये सबसे सूटेबल प्लेस है, हाँ, क्योंकि इसका एरिया भी बड़ा है, ठीक है। तो अगर ये देखें तो ये करीब करीब कितना होगा, अगर लेते हुए तो 1 लाख लोग आएंगे, हाँ, 1.25 लाख आएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जबकि 2 मिलियन की बात हो रही है, यानी 20 लाख की बात हो रही है कि 20 लाख और 2 मिलियन आर एक्सपेक्टेड टू लीव अफगानिस्तान, ठीक है। तो अगर 2 मिलियन अगर छोड़ते हैं तो ये कहां से जा पाएंगे, देश भी जो है ये कह रहे हैं कितना लेंगे, तो ये भी तो 1 लाख 1.25 लाख ले पाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं ये सब कंट्रीज जो है। तो इस स्थिति में यूएसए ने कहा था कि सेंट्रल एशिया जो है, मध्य एशिया जो है, इनके पास स्पेस भी है, तो ज्यादा सुटेबल होगा कि अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजीज हैं या जो शरणार्थी हैं वो सेंट्रल एशिया पहुंच जाए। इसका रीजन भी यूएसए ने दिया था कि देखिए अगर ये यूरोपियन कंट्रीज में यूके जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया इधर पड़ेगा भारत के इस तरह साउथ ईस्ट में पड़ेगा, तो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या फिर कनाडा जाते हैं या जर्मनी जाते हैं, ठीक है, कनाडा इधर पड़ेगा आपको नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा पड़ जाएगा, फिर जर्मनी यूरोप में है, इधर जाते हैं तो इसके लिए फ्लाइट्स की जरूरत पड़ेगी, या भारत भी आते हैं तो फ्लाइट के बगैर यूरोप की तरफ जाते हैं, फ्लाइट की जरूरत पड़ेगी।
अमेरिका का कहना है कि बस यहां से सेंट्रल एशिया का बॉर्डर खोल देना है, सीमाएं खोल देनी है, लोग बड़ी आराम से यहां से पहुंच जाएंगे। ठीक है, लोग बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। और अमेरिका ने दबाव बनाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन तब तक व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा झटका दिया सबको, और ये लोगों के दिमाग में दिया, हाँ, ये दूसरे देशों के एक दिमाग में एक बात दी कि मिलिटेंसी के लिए मिलिटेंट जो है या टेररिस्ट जो है ये दूसरे देशों में भी पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत सारे, तालिबान के आने के बाद बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप भी एक्टिव हो गए, जैसे आईसिस की बात हम कर लें। ठीक है, तो व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि इससे रसिया में भी हाँ टेररिस्ट आ सकते हैं, इसलिए रसिया में तो ठीक है कि रसिया में ये नहीं आने देंगे। अब आप अभी मैंने बताया भी, आप कहेंगे फिर सेंट्रल एशिया पे क्यों लगा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, और सेंट्रल एशिया पे इनकी क्या औकात है भाई, ये अपने देश की बात कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसका रीजन मैंने अभी बताया है कि जो मध्य एशिया है, जो सेंट्रल एशिया है, ठीक है, जिसको मैंने यहां सीए लिखा था, सीए सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया। ठीक है, देखिए ये जो सेंट्रल एशिया है यहां पर हाँ कहते हैं कि भाई इस पे भी एक तरह से अभी भी रसिया की जिम्मेदारी है इनके सिक्योरिटी की। अभी मैंने बताया कि रसिया की जिम्मेदारी भी इनकी सिक्योरिटी की है। ठीक है, और यहां पर जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, और यहां पर इनके मिलिट्री बेस भी है, इसीलिए सेंट्रल एशिया में रसिया के मिलिट्री बेस भी है, क्योंकि ये जो 5 कंट्री हैं, कौन कौन से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 5 कंट्री है सेंट्रल एशिया के, तो इनके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अभी भी रसिया की है। और मैंने बताया कि इनका रिलेशन भी आज भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे आने से समस्या क्या होगी। ठीक है, एक तो इनका सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी है, दूसरी बात कि यहां पे तो आएंगे ही टेररिस्ट सेंट्रल एशिया में, और यहां पे आके तबाही मचा सकते हैं, प्लस रसिया के साथ क्या होगा। ठीक है, देखिए सेंट्रल एशियंस कैन गेट इनटू रसिया विदाउट वीजा एंड स्टे देयर फॉर 90 डेज। देखिए मध्य एशिया मैंने बताया कि बड़ा अच्छा रिलेशन है, कल्चरल सिमिलैरिटी भी है, सांस्कृतिक समानताएं भी हैं। ठीक है, और यहां जो है ये मध्य एशिया जो है, मध्य एशिया से कोई भी व्यक्ति बिना वीजा के सिर्फ पासपोर्ट और कुछ और डॉक्यूमेंट्स को दिखा के रसिया में इन कर सकता है। ठीक है, रसिया में इन कर सकता है। ठीक है, और यहां 90 दिनों का तक ये रह सकता है, 90 डेज तक रह सकता है रसिया में। ठीक है, 90 दिनों तक सेंट्रल एशिया से जाके 90 दिनों तक रह सकता है बिना वीजा के, सिर्फ पासपोर्ट दिखा सकता है। ठीक है, अब देखिए क्यों व्लादिमीर पुतिन ने सेंट्रल एशिया में भी मना कर दिया। सेंट्रल एशिया की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, इसलिए डिसीजन ले सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। देखिए कहा जाता है कि सेंट्रल एशिया में, ये तो बात सही है, अब आप सवाल ये पूछेंगे कि भाई सेंट्रल एशिया में डॉक्यूमेंट्स तो दिखाने पड़ेंगे, तो जो रिफ्यूजी जाएंगे उनके पास डॉक्यूमेंट्स, मैंने कहा कि ये 90 दिनों तक जा सकते हैं बिना वीजा के। सेंट्रल एशिया से रसिया, सेंट्रल एशियन जो है बिना वीजा के रसिया में इन कर सकते हैं बिना किसी वीजा के, लेकिन कुछ पासपोर्ट या कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, रिक्वायर्ड कुछ डॉक्यूमेंट्स होगा वो दिखा के आप इन कर जाइए, 90 दिनों तक रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहां पर क्या है कि आप पूछेंगे कि ठीक है अगर रिफ्यूजी यहां जाते भी हैं शरणार्थी, तो इनके पास डॉक्यूमेंट्स कहां से आएगा कि दिखाएंगे? ठीक है ना, ये तो फिर पार नहीं, मान लीजिए वीजा की तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये कह रहा है भाई पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, उसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो कहां से? अब देखिए यहां पर कहा जाता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में करप्शन लेवल बहुत हाई है, मध्य एशिया में। ठीक है ना, तो यहां फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है ना, तो व्लादिमीर पुतिन का जो है यही सोच रहे हैं कि अगर सेंट्रल एशिया में भी इन करने दिया जाता है रिफ्यूजीज को, तो यहां ये बड़ी आराम से पासपोर्ट या कुछ और बना लेंगे, अपना फर्जी डॉक्यूमेंट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि करप्शन लेवल हाई है। कौन बना लेगा? जो हर आदमी तो, लेकिन जो जिनको मिलिटेंसी फैलानी है,
हाँ, जिसको टेररिज्म फैलाना है, कुछ ऐसे उसमें लोग होंगे। अगर हम पहले तो यहां से बॉर्डर ओपन किया गया या आ गए सेंट्रल एशिया में, उसमें कुछ आ गए, मान लीजिए कुछ टेररिस्ट आ गए रिफ्यूजी के तौर पे, रिफ्यूजी के बेस में, ठीक है, वो आ गए। फिर यहां से क्या करेंगे, ये यहां पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के बड़ी आराम से 90 दिनों के की जो रियायत है कि 90 दिनों तक रह सकते हैं बिना वीजा के रसिया में आके, तो यहां से इन कर जाएंगे। कुछ भी टेररिस्ट अगर यहां इन कर गए तो रसिया के लिए तो प्रॉब्लम होगी ही, सेंट्रल एशिया के लिए भी प्रॉब्लम होगी, सीधी सी बात है, मध्य एशिया के देशों के लिए भी समस्या होगी। यही रीजन है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो नहीं चाहते कि कोई भी अफगानिस्तान से कोई भी रिफ्यूजी आए, और ये एक तरह से दूसरे देशों के लिए भी उन्होंने इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से एक मैसेज छोड़ दिया है कि देखिए सचेत हो जाइए। हाँ, ये जरूर है कि आज रसिया भी, ये नहीं भी बताता तो चलता, लेकिन आप समझ लीजिए कि आज रसिया भी यहां पर तालिबान के सपोर्ट में खड़ा है, ठीक है। इसीलिए देखिए, अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी, 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि नॉर्दर्न अलायंस जो है, जिसको लीड कर रहे हैं अहमद मसूद, ठीक है, और उनके साथ जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के, हाँ, जो अब्दुल गनी, जो गवर्नमेंट जब राष्ट्रपति थे उस समय, वो अभी अब्दुल गनी छोड़ के चले गए देश को तालिबान के आने के बाद, लेकिन अमरुल्लाह सालेह जो हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो अभी भी बने हुए हैं वहां पर, और ये नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं। और पंजशीर काबुल से ठीक उत्तर में, मैंने बताया था यहां पे अगर काबुल है तो ठीक उत्तर में इसके पंजशीर है। तो पंजशीर को जब पिछली बार भी तालिबान का कंट्रोल था 1996 टू 2001 तक, जो तालिबान का पिछली बार कंट्रोल था अफगानिस्तान पे, उस समय भी पंजशीर को अफगानिस्तान नहीं जीत पाया था, और इस बार भी पंजशीर से रेसिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन अब जो है दोनों चाह रहे हैं, नॉर्दर्न अलायंस इस बार, हालांकि शुरुआती दौर में झंडा भी फहराया गया पंजशीर में, हाँ, नॉर्दर्न अलायंस का। और देखिए नॉर्दर्न अलायंस यही पार्ट है अफगानिस्तान का, के नॉर्थ के कुछ कंट्रीज हैं, वो मिलकर नॉर्दर्न अलायंस इन्होंने बनाया था 1996 टू 2001 में। तालिबान के विरोध में ये ग्रुप खड़ा हुआ था नॉर्दर्न अलायंस का, ठीक है। ये मैंने बताया बेटा, 1-2 वीडियो पहले मैंने बनाया था, 1-2 दिन पहले ये वीडियो बनाई थी मैंने। तो वहां पे अब जो है इस बार रेसिस्टेंस लग रहा है कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रसिया ने भी ये कह दिया है कि इस बार नॉर्दर्न अलायंस सफल नहीं हो सकता। हाँ, इसके रीजन ये है क्योंकि उस समय भारत का भी सपोर्ट था, यूएसए का भी सपोर्ट था, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज का भी सपोर्ट था, रसिया का भी सपोर्ट था, तुर्की का भी सपोर्ट था, ठीक है। तो बहुत सारे देश उस समय सपोर्ट में खड़े थे, तो अंतरराष्ट्रीय समर्थन नॉर्दर्न अलायंस को यहां पर था, इस वजह से नॉर्दर्न अलायंस सफल हो पाया था। लेकिन इस बार रसिया भी कह रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस सफल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक यूएसए का अपना सपोर्ट नहीं दिया है, भारत अभी चुप है इस मामले में नॉर्दर्न अलायंस को, और सब देशों से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और रसिया आज भी तालिबान के सपोर्ट में है। हाँ, और ये कहा गया है कि नॉर्दर्न अलायंस और जो तालिबान है उसके बीच ये माना जा रहा है, या डिमांड भी की गई है कि रसिया आए और मध्यस्थता करे और दोनों में एक शांति समझौता हो जाए, पीस कायम कर लिया जाए, ताकि देखिए ये जो पंजशीर है, पंजशीर को भी कह दिया जाए भाई ये ऑटोनोमस रहेगा और तालिबान जो है यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। कहा जाता है कि तालिबान का अटैक यहाँ पे नहीं होगा और एक इंडिपेंडेंट भी रहेगा, एक पीस समझौता भी हो जाए, क्योंकि अगर नॉर्दर्न अलायंस लड़ता भी है तो कहते हैं उसको उस तरह का समर्थन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं मिलेगा। भारत चुप है, यूएसए चुप है, और भी देश चुप है, और 1996 से 2001 में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था, अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिला था नॉर्दर्न अलायंस को। तो इस वजह से रसिया कह रहा है कि एक शांति समझौता हो जाए। रसिया को लोग कह रहे हैं, तालिबान भी चाह रहा है, ऐसी खबरें आ रही है कि तालिबान भी चाह रहा है, नॉर्दर्न अलायंस भी चाह रहा है कि भाई पीस हो जाए दोनों में, और एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में यहाँ पे पंजशीर रहे। यहाँ तालिबान का कंट्रोल अभी भी नहीं है, ठीक है, स्ट्रगल चल रहा है, रेसिस्टेंस चल रहा है। तो इसमें के पीछे भी तालिबान को रसिया सपोर्ट कर रहा है इस बार। इसका रीजन भी यही है क्योंकि सेंट्रल एशिया के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, यहाँ पे रसिया का मिलिट्री बेस है। हाँ, मिलिट्री बेस, कई मिलिट्री बेसेस हैं यहाँ पे मध्य एशिया में, मिलिट्री बेसेस पे अलग से हम वीडियो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है, तो इससे अगर बाई द वे तालिबान यहाँ से अगर अटैक कर देता है तो रसिया के असेट का भी नुकसान होगा, मिलिट्री बेसेस का भी नुकसान होगा। तो
ये रसिया नहीं चाहता कि अभी इस तरह का कोई खतरा मोल ले, तो इस तरह का से रसिया जो है वो तालिबान के सपोर्ट में आज खड़ा है, ठीक है। और साथ ही साथ उसने इनकार भी इधर कर दिया कि हम रिफ्यूजीज को नहीं लेंगे, क्योंकि इससे रसिया और मध्य एशिया में, हाँ, रूस में और मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में खतरा है, हाँ, मिलिटेंसी का, टेररिज्म का, क्योंकि अफगानिस्तान में, हाँ, अभी बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव हो चुके हैं। तो ये एक बात थी जो हमें समझना था, व्लादिमीर पुतिन के इस स्टेटमेंट के पीछे का रीजन क्या था, ठीक है। तो आप चाहें तो एक बार फिर ले लें स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.